ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जूलॉजी फर्स्ट पेपर में हम लोग यूनिट फर्स्ट को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट ही हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। मैंने जैसा कि सबसे पहले ही मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं उनमें बताया हुआ है कि हम लोग जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे या जितने भी पेपर पढ़ेंगे उसकी पहली यूनिट को हम लोग कवर अप करेंगे। बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट को हम लोग ज्वाइंट मेंबरशिप में देख लेंगे, यानी कि ज्वाइंट मेंबरशिप में मैं उसको अपलोड करूंगा। नहीं तो आप लाइव क्लास कर सकते हैं और लाइव क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में चल रहा है इस समय वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ब्रांकियोस्टोमा। तो ब्रांकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ब्रांकियोस्टोमा से रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। इससे पहले हम लोगों ने बेलोनोग्लासेस के बारे में पढ़ लिया है और कॉर्डेट के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन के बारे में भी देख लिया। इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। आप मेरे चैनल को ओपन कीजिए, चैनल में आपको एक जगह पर ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फोल्डर्स वहां पर बनकर के आ जाएंगे, जिसमें आप एक फोल्डर को क्लिक कीजिएगा जिसमें लिखा होगा बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं और जूलॉजी की कोचिंग करना चाहते हैं, जूलॉजी के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड सारे लेक्चर मिल जाएंगे। और बाकी जो ज्वाइंट मेंबरशिप में मैं अपलोड करूंगा वो भी आपको उसी पेपर में ही, उसी फोल्डर में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ब्रांकियोस्टोमा। ब्रांकियोस्टोमा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा में सामान्य कॉर्डेट के सिमिलर एक्सक्रीशन के लिए किडनी का अभाव होता है। दैट मीन्स जो कॉर्डेट्स हैं, यानी कि जो नॉर्मल कॉर्डेट हैं, सामान्य कॉर्डेट हैं, ये कॉर्डेटा ही संघ का ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कॉर्डेटा संघ में जो एनिमल पाए जाते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है? किडनी के रूप में पाया जाता है। लेकिन ब्रांकियोस्टोमा में किडनी का अभाव है, दैट मीन्स ब्रांकियोस्टोमा में किडनी एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा? तो यहां पर एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोटोनेफ्रिडिया, यस इसको याद कर लीजिएगा, प्रोटोनेफ्रिडिया मेन स्ट्रक्चर होता है, मुख्य संरचना होती है। ठीक है, जो फाइलम एनिलिडा के सदस्यों में पाए जाने वाले, फाइलम एनिलिडा के सदस्यों में पाए जाने वाले नेफ्रिडिया के समान होता है। यानी कि जो फाइलम एनिलिडा में जो सदस्य पाए जा रहे हैं, हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको डिस्कस कर लिया था फाइलम एनिलिडा को, तो वहां पर हम लोगों ने इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था। तो बिल्कुल उसी के सिमिलर ही क्या होते हैं, ये संरचनाएं पाई जाती है जो कि नेफ्रिडिया के समान होती है। ठीक है, ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए पाए जाने वाले स्ट्रक्चर फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। यानी कि ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी में जो एक्सक्रीशन हो रहा है उसके लिए ब्रांकियोस्टोमा में बहुत सारे यानी फॉलोइंग टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को डेवलप किया गया है, या हम कह सकते हैं डिस्कस किया गया है, उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इस पे शॉर्ट नोट आपका बनता है, सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, या इसी प्रोटोनेफ्रिडिया को हम लोग बोलते हैं सोलेनोसाइट्स। क्लियर, चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी। ब्रांकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया के रूप में होता है। प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया पतली भित्ति वाली बंद नलिका होती है। यानी कि जो प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया है वो एक पतली भित्ति वाली क्लोज ट्यूब्यूल होती है, दैट मींस थिन वॉल की क्लोज ट्यूब्यूल होती है। प्रत्येक गिल स्लिट्स के दोनों ओर प्रोटोनेफ्रिडिया का एक पेयर अरेंज रहता है। यानी कि जो गिल स्लिट है उस गिल स्लिट्स के दोनों ओर प्रोटोनेफ्रिडिया का एक जोड़ा क्या होता है, पाया जाता है। तथा ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी में फेरिंग्स वाले पार्ट में प्रोटोनेफ्रिडिया के 200 पेयर्स स्थित रहते हैं। यानी ब्रांकियोस्टोमा की जो बॉडी में जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, फेरिंग्स वाला रीजन है, यहां पर प्रोटोनेफ्रिडिया के कितने पेयर्स पाए जाते हैं? 200 पेयर्स पाए जाते हैं। सो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर, चलिए आगे हम लोग थ्योरी देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया एक ट्यूब लाइक संरचना होती है जिसमें एक स्मॉल अपर हॉरिजॉन्टल लिम्ब तथा लोअर लॉन्गर वर्टिकल लिम्ब अरेंज रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिम्ब्स की सरफेस पर एक माइन्यूट ओपनिंग नेफ्रिडियोपोर के फॉर्म में होती है। ठीक है,
जो एट्रियम कैविटी में ओपन होती है या होता है। क्लियर। ध्यान से यहां पर देखिए लिखा हुआ है प्रोटोनेफ्रिडिया के वर्टिकल लिम्ब की सरफेस से मोस्टली आउटग्रोथ डेवलप होती हैं। बहुत सारी आउटग्रोथ क्या होती है, डेवलप होती है, जिन्हें साइड ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है। इन साइड ब्रांचेस की सरफेस पर बहुत सारे फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स अरेंज रहती हैं। यानी कि जो ये साइड ब्रांचेस हैं, इन साइड ब्रांचेस पर क्या पाई जा रही है, मोस्टली फ्लेम सेल्स इनको बोलते हैं, या हम लोग सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं। क्या रहती हैं, अरेंज रहती हैं। सामान्यतः किसी प्रोटोनेफ्रिडिया में 500 सोलेनोसाइट्स हो सकती हैं। यानी कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया है उसमें कितने सोलेनोसाइट्स हो सकती है, 500 सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट हो सकती हैं। क्लियर। प्रत्येक सोलेनोसाइट्स यूनिसेलुलर व यूनिन्यूक्लिएट होती है, जिसका ऊपरी गोलाकार सिरा सेल बॉडी कहलाता है। सोलेनोसाइट का लोअर पार्ट लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। सोलेनोसाइट्स का जो लोअर पार्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा, लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट से यहां पर देखिए लिखा हुआ है सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस तथा एक बेसल बॉडी अरेंज रहती है, जिससे एक लॉन्ग फ्लैजिला डेवलप होता है, जो साइड ब्रांच में अरेंज रहता है। प्रोटोनेफ्रिडिया ब्रांकियोस्टोमा के मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। यानी कि जो मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो आपका क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया है ब्रांकियोस्टोमा का। ठीक है, होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट्स सेल सीलोम के अंदर कांटेक्ट में रहती है। यानी कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट सेल्स हैं वो एक कैविटी, एक सीलोम के अंदर किसके रूप में है, सीलोम के अंदर कांटेक्ट में होती हैं। दैट मीन सीलोम में ये जुड़ी रहती हैं। हम ये कह सकते हैं सीलोम के अंदर क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। ठीक है। सीलोम में फ्लूइड और ब्लड से मेनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफ्यूजन द्वारा प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि जो यहाँ पर सीलोम है, जो कैविटी है, इसमें जो फ्लूइड या ब्लड है, ठीक है, जो फ्लूइड भरा हुआ है या ब्लड भरा हुआ है, इससे बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो डिफ्यूजन द्वारा प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट्स में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर। प्रोटोनेफ्रिडिया के नेफ्रिडियोपोर द्वारा यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एट्रियम कैविटी में पहुंचते हैं तथा एट्रियोपोर की सहायता से ब्रांकियोस्टोमा के बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। तो यहां पर देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया का एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, ये किसका है, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है। तो जो प्रोटोनेफ्रिडिया है इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये प्रोटोनेफ्रिडिया में आपको मैंने बताया था, पूरी थ्योरी वहां पर लिखी हुई है। इस तरीके से यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल हम कह सकते हैं, राउंडेड कह सकते हैं, एक मसल्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही, जिसके ऊपर बहुत सारे उभारनुमा रचनाएं हैं। ठीक है। इन उभारनुमा रचनाओं को सोलेनोसाइट्स कहते हैं। सॉरी, इन उभारनुमा रचनाओं के ऊपर सोलेनोसाइट्स क्या रहती हैं, अरेंज रहती हैं। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल लिम्ब और वर्टिकल लिम्ब, हॉरिजॉन्टल लिम्ब और वर्टिकल लिम्ब्स भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल लिम्ब इस तरीके से होगा, वर्टिकल लिम्ब्स इस तरीके से होगा। और जो वर्टिकल लिम्ब है ये सीलोमिक स्पेस इन प्राइमरी बार, ये सीलोमिक स्पेस में क्या होता है, ओपन हो जाता है। और ये प्राइमरी बार जो है वो प्राइमरी गिल्स बार में ओपन रहता है। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, जो एक्सटर्नल मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया की जो आउटर ओपनिंग है उसको यहां पर बनाया गया है। ये देखिए इसमें बहुत सारे फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, जो कि नीचे की तरफ सेकेंडरी गिल्स बार्स में ओपन होता है। तो इस तरीके से बेटा ये प्रोटोनेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर हो गया है। आप इसको बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसी को बना लीजिएगा। ये काफी हम कह सकते हैं कि सिंपल टाइप का बना हुआ है। ठीक है। चलिए इसके बाद में जो सेकेंड आपका आता है, आपका नहीं बल्कि ब्रांकियोस्टोमा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन आता है वो है ब्राउन फनल। ठीक है। ब्राउन फनल क्या होता है, इसमें देखिए थ्योरी लिखी हुई है। ब्रांकियोस्टोमा में एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया के साइड में कुछ अन्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जिसमें से ब्राउन फनल इंक्लूड है। ठीक है। यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन फेरिंग्स के पोस्टीरियर एंड पर इसके लेटरल साइड में अरेंज रहते हैं। प्रत्येक ब्राउन फनल एक इलांगेटेड नैरो ट्यूब होती है। प्रत्येक ब्राउन फनल जो होती है वो कैसी होती है, इलांगेटेड और नैरो ट्यूब सक्रिय नलिका होती है, जो एंटीरियर एंड पर सीलोम में ओपन होती है। क्लियर। एंटीरियर एंड पर कहां ओपन होगी, सीलोम के अंदर ओपन हो जाती है। क्लियर। प्रत्येक ब्राउन फनल का पोस्टीरियर एंड ब्रॉड, यानी कि जो पिछला भाग है वो चौड़ा होता है, जो एट्रियम कैविटी में ओपन होता है। ब्राउन फनल सीलोम में पाए जाने वाले नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करके इन्हें एट्रियम कैविटी में रिलीज करती है। लेकिन यह एक्सक्रीटरी मटेरियल एट्रियोपोर की सहायता से बॉडी के बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है।
ब्राउन फनल को इनके फंक्शन के आधार पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों के अनुसार अकॉर्डिंग ब्राउन फनल ब्रांकियोस्टोमा के सेंस ऑर्गन भी माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में थर्ड आपकी जो यहां पर हेडिंग आती है वो है हैस्चैक्स नेफ्रिडियम। अब देखिए जो हैस्चैक्स नेफ्रिडियम है ये क्या है, ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, थ्योरीज की इंपॉर्टेंट है। ब्रांकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एक सिग्निफिकेंट ऑर्गन हैस्चैक नेफ्रिडियम के फॉर्म में होता है, जो ओरल हुड की ओर अरेंज रहता है। किधर अरेंज रहता है? ओरल हुड की ओर अरेंज रहता है। हैस्चैक नेफ्रिडियम एक इलांगेटेड स्ट्रेट ट्यूब होती है जो एंटीरियर एंड पर क्लोज्ड होती है। ठीक है, इसका पोस्टीरियर एंड फेरिंग्स के प्री ब्रोंकियल शैक में ओपन होता है। हैस्चैक नेफ्रिडियम के साथ डॉर्सल एओर्टा अरेंज रहती है, यानी कि जो हैस्चैक नेफ्रिडियम है इसके साथ में डॉर्सल एओर्टा यहां पर कहने का मतलब हो गया कि यहां पर ब्लड सप्लाई करने वाली जो एओर्टा है वो यहां पर प्रेजेंट रहता है, अरेंज रहती है। ठीक है, हैस्चैक नेफ्रिडियम की जनरल स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया के समान होती है, यानी कि जो हैस्चैक नेफ्रिडियम है इसको सामान्यतः इसका जो सामान्य संरचना है वो प्रोटोनेफ्रिडिया के समान ही होता है। इसकी संरचना में भी साइड ब्रांचेस एक सोलेनोसाइट्स अरेंज रहते हैं, यानी कि इसकी जो संरचना है इसकी साइड ब्रांचेस पर सोलेनोसाइट्स क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं। साइड ब्रांचेस एंड सोलेनोसाइट्स क्या रहती हैं? अरेंज रहती हैं। हैस्चैक नेफ्रिडियम सीलोम के कांटेक्ट में रहती है और सीलोम से एक्सक्रीटरी मटेरियल का एब्जॉर्प्शन करती है तथा इन्हें डायरेक्टली बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है। ये हैस्चैक जो नेफ्रिडियम है इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये स्पेशली टाइप का क्या है, एक स्पेशल टाइप का आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लेकिन अगर हम लोग ब्राउन फनल की बात करें तो ये ब्राउन फनल को हम लोग स्पेशली नहीं बोल सकते हैं कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन इसका जो कार्य है उससे ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ भाई साहब ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्यों? देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेकिन यह एक्सक्रीटरी मटेरियल एट्रियोपोर की सहायता से बॉडी के बाहर निकलता है। दैट मींस एट्रियोपोर की सहायता से बॉडी के बाहर निकलता है और ये जो एट्रियोपोर आपका है ये आपका सोलेनोसाइट्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्राउन फनल है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं माना जा सकता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने इसको ब्राउन फनल को जो है ना ब्रांकियोस्टोमा का सेंस ऑर्गन भी मानते हैं। ठीक है, कुछ उन लोगों ने देखा है इसके अंदर कि कुछ सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं या कुछ ये सेंस रिएक्शंस में सेंसिटिव रिएक्शंस में कुछ हेल्प करता है, जिस कारण इसको सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक लास्ट आपका आता है रीनल पेपली। अब रीनल पेपली क्या है देख लीजिए। एट्रियम कैविटी के रूफ पर यानी सरफेस पर स्पेशल कोशिका का ग्रुप अरेंज रहता है जिन्हें रीनल पेपली कहते हैं। यह संरचना एक्सक्रीशन में सहायता करने वाली मानी जाती है, यानी कि यह माना जाता है कि जो रीनल पेपली है वो एक्सक्रीशन में सहायता करती है, लेकिन इसका मुख्य कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्टार बना लीजिएगा इसके ऊपर। रीनल पेपली का अभी तक मेन फंक्शन ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जाता है कि रीनल पेपली जो होती है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बॉडी के बाहर निकालने में सहायता करती है। क्लियर? देखिए बेटा नई लाइन से यहां पर लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा में मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, अतः ब्रांकियोस्टोमा को यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, या ब्रांकियोस्टोमा यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होता है। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन फिनिश होता है ब्रांकियोस्टोमा का। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा सेंस ऑर्गन ऑफ ब्रांकियोस्टोमा पर। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक्स अ लॉट।